नमस्कार। आज की यदि युग की हम बात करें तो हमें अपनी लाइफ बहुत इजी चाहिए। हमें हर चीज़ को हम इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज़ को हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब बोले तो आज के टाइम में ऑटोमेटिक का मीनिंग है कि हम हर चीज़ को इंटरनेट से कंट्रोल करना चाहते हैं। और इंटरनेट से जब हम कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं एसी की बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि घर पे पर पहुँचने से पहले मैं एसी को ऑन कर पाऊँ अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल का यूज़ करके। मैं चाहता हूँ अपनी वॉशिंग मशीन को मैं ऑन कर पाऊँ अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से जब भी मैं चाहूँ। अपने घर के सिस्टम को मैं चाहता हूँ, फैंस हैं, लाइट्स हैं, उनको चाहता हूँ मैं अपने मोबाइल से कंट्रोल कर पाऊँ। मोबाइल मीन्स थ्रू इंटरनेट। या हम और बात करते हैं, हम ये चाहते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई काम चल रहा है और वहाँ जो इंजीनियर है वो किसी और लोकेशन पर बैठा हुआ है और अपने मोबाइल पे वहाँ का डाटा देख रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। सब क्या है ये, किस चीज़ से हो पा रहा है ये एक नई टर्म आज के टाइम में आ रही है और वो टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मीनिंग तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जो हम ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ट्रेनिंग है। तो NPIU MHRD की एक यूनिट है, उस यूनिट की एक प्रोग्राम है फ्यूचर स्किल्स के नाम से। उसके अंतर्गत उनका मोटिव है, भारत सरकार का मोटिव है कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए फ्यूचर स्किल्स के अंदर जिनकी मार्केट में डिमांड है, और उन फ्यूचर स्किल के अंदर उनको इतना कैपेबल बनाया जाए कि वो उनके बेस पर जॉब्स हासिल कर सके, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो। तो फ्यूचर स्किल जो NPIU का प्रोजेक्ट है, MHRD की यूनिट है NPIU, उसके अंतर्गत हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स की बात करेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स पर चर्चा करेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। जो मैंने ये बताया कि NPIU के अंतर्गत फ्यूचर स्किल नाम का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, तो इसका जो मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए हैं, जो करिकुलम डिज़ाइन किया है वो IIT बॉम्बे ने डिज़ाइन किया है। तो उनके कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है। और जो फ्यूचर स्किल के अंतर्गत एक स्कीम थी ट्रेन द ट्रेनर्स, उस स्कीम के अंतर्गत उन्होंने पूरे भारत से, पूरे देश से उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से अपने यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन किया है। ट्रेन द ट्रेनर्स स्कीम के अंडर उन्होंने ट्रेनर बनाए हैं जो आगे जाके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। तो हम ये ट्रेनिंग अब स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स ट्रेनिंग का। और फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम IoT के इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल्स की बात करेंगे, और उसमें हम कवर क्या क्या करेंगे, जिसमें डेसिफाइंग द टर्म IoT की जो टर्म है उसको समझेंगे हम। उसके बाद है एप्लीकेशंस वेयर IoT कैन बी डिप्लॉयड, उसके एप्लीकेशंस होंगे। उसके बाद होगा उसके बेनिफिट्स हैं, IoT के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और चैलेंजेस क्या हैं, IoT डिप्लॉय करने के में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, IoT के कंपोनेंट्स क्या हैं, फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है जिसमें एम्पलीफायर्स, फिल्टरिंग, डिजिटाइजेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, उसके बाद है डाटा ट्रांसमिशन, चॉइस ऑफ चैनल, वायर्ड और वायरलेस कौन सा आप यूज़ करेंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बैक एंड डाटा एनालिसिस, कि बैक एंड पर डाटा एनालिसिस कैसे होगा, इन सभी की बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम जो भी करेंगे वो इंट्रोडक्शन लेवल पर होगा। IoT को समझेंगे तो इंट्रोडक्शन लेवल पे होगा, उसके एप्लीकेशन को समझेंगे तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, उसका डिटेल में हम आगे फॉलोइंग मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड मॉड्यूल में आएंगे इसके एप्लीकेशंस, IoT के टर्म्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना, कैसे उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या रहती हैं उसके बारे में भी आएगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल में सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। जब हम IoT की बात करना स्टार्ट करते हैं तो मैं थोड़ा सा एक बार ऑटोमेटिक कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ, ऑटोमाइजेशन के ऊपर आता हूँ। एक IoT ने हमारा जो ऑटोमेटिक
का कंसेप्ट है, मीन्स ऑटोमाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको बहुत ब्रॉड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया आप बोल सकते हैं। पहले एक टाइम था जब ऑटोमेटिक का मतलब सिर्फ इतना था कि एक आदमी रूम के अंदर एंटर कर रहा है तो लाइट ऑन हो जाए, बाहर जा रहा है तो लाइट ऑफ हो जाए, जस्ट हम ये बोलते थे ऑटोमेटिक है। ठीक है, कोई हमने कुछ काम कर रहे हैं, हम एक मशीन के पास गए, मशीन को हमने क्या किया कि उसको टाइमर लगा दिया कि इतने टाइम के बाद ये ऑफ हो जाएगी, ये हम ऑटोमेटिक मानते थे इसको। ठीक है, और भी चीज़ें बहुत हमारा है ना, बहुत नैरो कंसेप्ट था ऑटोमेटिक का। लेकिन जब से IoT का कंसेप्ट आया है तो हमारा जो ऑटोमाइजेशन का कंसेप्ट है वो भी बहुत वाइड हो गया। मीन्स हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगे कि ऑटोमेटिक चीज़ अब क्या होगी। अब ऑटोमेटिक के अंदर क्या आता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसको हम रिमोटली कहीं बैठ के, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बैठ के कहीं से हम कंट्रोल कर पाएँ, तो वो ऑटोमेटिक है। हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई। और दूसरी चीज़ें ये है कि आप उसका डाटा भी ऑब्जर्व कर रहे हो और डाटा ऑब्जर्व करने के साथ वहाँ से कंट्रोलिंग कमांड भी दे पा रहे हो, तो वो IoT की एक्सपेक्टेशन हो गई कि IoT ये करना चाहिए इतना काम। तो IoT ने हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है। मीन्स IoT कंसेप्ट तो बाद में आया, IoT इज ए जस्ट नेम गिवन टू ए कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ डेवलप किया, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसको हमने एक नाम दे दिया IoT। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमाइजेशन के साथ, ऑटोमेशन के साथ के लिए इंक्रीज होती चली गई कि भाई ऑटोमेटिक से मेरा इतना काम नहीं बनेगा, मुझे थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, और ऑटोमेटिक का कंसेप्ट बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर फिर अब IoT की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अब हम सिर्फ जब हम इंटरनेट और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं रहे। अब हमारी बात जनरल डे टू डे ऑब्जेक्ट्स की भी आ गई, जैसे टीवी है, जैसे आपका AC है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जैसे प्रेशर कुकर है, यदि उसको भी मैं इलेक्ट्रिक से कंट्रोल करता हूँ, उसको भी मैं ऑटोमेटिक बनाता हूँ, तो उसको दीज ऑल एग्जांपल्स आर नॉट द कंप्यूटर्स। लेकिन अब जब हम IoT के कंसेप्ट की बात करते हैं तो अब हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी, जो हमारा नेटवर्क है, वो इन सब के ऊपर भी काम कर रहा है, इन सभी के ऊपर भी काम करेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कल के टाइम में सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, those were not considered as computers, लेकिन आज वो भी हमारे इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। और ये इसके अंदर होगा कैसे, ये सेंसर्स भी हैं हमारे, वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटीज़ भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जो ये डेफिनेशन, एक डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेफिनेशन एक नहीं है, देयर आर मैनी डेफिनेशन, वो हम थर्ड मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी डेफिनेशन हैं। अभी हम इसे एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करके चलते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जनरली रेफर्स टू द सिनेरियोज वेयर द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड द computing capability extends to the objects, sensors and everyday items not normally considered as computer। हम ऐसे कंसेप्ट की बात करते हैं जहां हमारे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी या इंटरनेट की बात करते हैं वो सिर्फ सेंसर कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है, वो हमारे ऑब्जेक्ट डे टू डे आइटम्स के ऊपर भी जाएगा और साथ में हमारे सेंसर्स के ऊपर भी जाएगा। इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए चलता है। और उन कनेक्टिविटी के कारण क्या होगा, ये सभी जो डिवाइसेस हैं वो भी डाटा जनरेट करेंगी, एक्सचेंज करेंगी, कंज्यूम करेंगी, और वहाँ कोशिश ये रहती है कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो बिल्कुल भी, या हो तो मिनिमम हो। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट रहता है वहाँ। अब जो IoT सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स होती हैं। मैकेनिकल मशीन्स भी हो सकती हैं, डिजिटल मशीन्स भी हो सकती हैं, और कंप्यूटिंग डिवाइस भी होगी वहाँ पे। हर एक का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, UID जिसको बोलते हैं, और उनकी एबिलिटी होगी कि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके नेटवर्क पर, और नेटवर्क को डाटा दे सके, और नेटवर्क से डाटा एक्सेस करके उसके ऊपर उसको यूज़ कर सके,
जहाँ ह्यूमन का इंटरवेंशन मिनिमम होगा, ह्यूमन का इंटरफेरेंस मिनिमम होगा, ये हमारी कोशिश रहती है। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हम अपने 5 सेंसेस की बात करते हैं। 5 सेंसेस हैं हमारे पास, जिसमें हमारी टंग है, ईयर्स हैं, आइज, नोज एंड स्किन। 5 सेंसेस जहाँ जो हमारे सेंसर्स की तरह काम करते हैं, ह्यूमन बॉडी के सेंसर्स की तरह काम करते हैं। टंग से हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है। स्किन से हम हॉट या कोल्ड या टेम्परेचर को सेंस करते हैं। ईयर्स से हम सुनते हैं, आइज से हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं। तो ये 5 सेंसेस हमारे पास हैं। तो ये इन सेंसेस के बिना यदि कोई भी सेंसेस की यदि इनपुट ब्रेन में ना पहुँचे, हमारे ब्रेन तक ना पहुँचे, तो ब्रेन कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रेन के पास डाटा ही नहीं पहुँच रहा, तो ब्रेन चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, वो उसको प्रोसेस कैसे करेगा जब डाटा ही नहीं है वहाँ। तो इसीलिए हम इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि द सेम वे जब हम IoT सिस्टम की बात करते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग होती है, सेंसेस की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सेंसर्स के थ्रू करते हैं। सेंसर्स उनको डाटा इनपुट लेता है और वो आगे ब्रेन के पास ब्रेन मीन्स कंट्रोलर के पास सेंड किया जाता है, वहाँ वो प्रोसेस होता है। तो अब जब से आपके जो इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर सेंसर्स की कॉस्ट कम आई है, उसके साथ क्या हुआ, सेंसर की कॉस्ट कम आने के साथ साथ उनको मशीन्स के साथ इम्प्लीमेंट करना इजी हो गया, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आ गई, तब उनको इजी हो गया इम्प्लीमेंट करना, उनको इंस्टॉल करना इजी हो गया। तो उनको अब आप मशीन्स के साथ कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और आप उनसे क्या काम लेंगे, अब ट्रैकिंग का काम लेंगे, डाटा एनालिसिस का काम लेंगे, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना, मतलब कोई एक आपके पास एक्शन हो रहा है, कोई एक ऑब्जर्वेशन आ रही है, उसके लिए रिस्पॉन्स भी देती है फिर आपका सिस्टम, IoT सिस्टम बोलो, कोई भी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके तरफ कोई पंच आ रहा है, आपके फेस की तरफ कोई पंच आ रहा है, तो आपकी आइज ने देखा कि पंच आ रहा है, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया कि दिस मे बी हार्मफुल, दिस मे बी हार्म यू, तो आपकी बॉडी ने उसको रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। सेम वे जब IoT सिस्टम की बात करते हैं तो वो बाहर वाले जो भी एनवायरनमेंट है उसको सेंस करता है, सेंस करने के साथ साथ वो डाटा कंट्रोलर पर जाएगा या कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के साथ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, और कंक्लूजन्स के बेस पर रिस्पॉन्ड होगा, जो आपकी मशीनरी है वो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। अब हम इसके फ्यूचर की बात करें, बहुत वाइड फ्यूचर है। मैं IoT की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वाइड फ्यूचर है। किस किस फील्ड का नाम हम ले सकते हैं, बहुत से फील्ड है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, क्या क्या नहीं है। स्पोर्ट्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो इसमें नहीं दिया। कुकिंग के अंदर आप किचन में बात करोगे, किचन में भी इसका यूज़ हो जाएगा। तो कौन सा फील्ड, एजुकेशन के फील्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत कम मैंने लिखे हुए हैं, तो देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जहाँ आप यूज़ कर सकते हो। और आज के टाइम में हमारी कोशिश यही रहती है कि इनोवेशंस नई नई क्या हो रही हैं, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उनके अंदर IoT को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके अंदर IoT डाल रहे हैं, IoT डाल के उसको सुपर स्मार्ट बना रहे हैं, यू कैन से। पहले वो ऑटोमेटिक थे, अब लेकिन अब वो सुपर ऑटोमेटिक बन गए, कि मीन्स अब डाटा उनका इंटरनेट के थ्रू बहुत दूर दूर तक जाएगा, मीन्स यू कैन एक्सेस दैट डाटा, दैट डिवाइस फ्रॉम ए वेरी फॉर डिस्टेंस, और उसके बाद वहाँ से आप उसका डाटा एक्सेस भी कर सकते हो, और साथ में आप डाटा एक्सेस करने के साथ साथ उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इस ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, सभी हैं। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा लगेगा कहीं कहीं कि मैं बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने उन फ्रेंड्स का भी ध्यान कीजिए जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं, तो उनको देखते हुए मुझे थोड़ा बहुत बेसिक के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो, कि वो आगे इसके ऊपर अच्छा काम कर पाएँ। ये हमारी कोशिश रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको एक्सपोजर देंगे, तब वो चीज़ आपके ज़्यादा इंटरेस्ट की होगी, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट लगभग क्लियर है, लेकिन अब आपका मेन है कि प्रैक्टिकल के ऊपर आपको
कंसंट्रेट करना है, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी हम कवर करेंगे, साथ साथ आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर किया जाएगा। चलो ठीक है। अब जब इसका इतना डिमांड है, आगे आगे आने वाले फ्यूचर में हम इतना अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं इसका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको लर्न करे, उसके बारे में समझे, उसका यूज़ करे, उसको इम्प्रूवमेंट के अंदर को अपना कंट्रीब्यूशन दे और इसको एक्सपेंड करने के अंदर हेल्प करे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फील्ड अभी डेवलपिंग फेज में, मीन्स आईओटी का इंट्रोडक्शन हो चुका है, आईओटी आ चुका है, लेकिन अब उसको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिए थे, एग्रीकल्चर के अंदर, बिजनेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, किचन के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कौन करेगा? वो आप लोग करोगे, आप टेक्नोक्रेट्स करोगे उस काम को। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम देखते हैं कि जो कल का आने वाला फ्यूचर है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ही बेस्ड है, जो हमारी लाइफ को कनेक्टेड बनाएगा, हम सभी से उससे कनेक्टेड रहेंगे। हम सभी नहीं, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए जितने हमारे घर में या जितने हमारे अराउंड जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। मुझे अपने को इन्वॉल्व नहीं करना, ह्यूमन बीइंग को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ह्यूमन बीइंग तो उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेगा, रिजल्ट्स को देखेगा कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। एक्चुअली सभी जो डिवाइसेस हैं वो सभी आपस में कनेक्ट रहे हैं, सभी जो थिंग्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। क्यों कनेक्ट हैं? क्योंकि हमें लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है, हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्रीज से प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए, ठीक है, हमें एफिशिएंसी अच्छी चाहिए। तो ये सब रीजन है जिसके कारण क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम ये देखते हैं कि जो फ्यूचर है, जो आने वाला फ्यूचर है, उसके अंदर इसका मेन रोल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पीछे आइडिया क्या है, अब उसकी बात करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पीछे आइडिया ये है कि जो सभी चीज़ें हैं हमारी, जिनको भी हम स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी आपस में कनेक्ट रहें और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, वो पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेट कर पाएँ, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट सिस्टम्स की और जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से, वो ज़्यादा यूज़फुल तरीके से उसमें उसको यूटिलाइज कर सकें। और फिर जब सारी डिवाइसेस जब खुद कम्युनिकेट कर रही हैं तो ह्यूमन की एनर्जी कहाँ कंसंट्रेट होगी? अब रिजल्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट होगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जो मीटरियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो क्या करता था, ये बोलता था कि टेम्परेचर इतना हो गया, एयर प्रेशर इतना है, वेपर प्रेशर इतना है। इन सब के ऊपर फिर साइंटिस्ट बैठते थे, मीटरियोलॉजिस्ट बैठते थे, वो ये देखते थे कि यहाँ कितनी संभावना है, क्या चांसेस है कि रेन होगी। अब बात क्या हो गई? अब ये है कि सेंसर्स अपने आप डेटा ले रहे हैं, जो ह्यूमिडिटी सेंसर अपना डेटा दे रहा है, टेम्परेचर सेंसर अपना डेटा दे रहा है, और उसके बाद जो विंड स्पीड है वो आपको पता लग रहा है, विंड प्रेशर का पता लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लग रहा है। वो सारा डाटा कहाँ जा रहा है? कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा है। कंप्यूटर विल फाइंड आउट द चांसेस ऑफ रेन और चांसेस ऑफ स्टॉर्म ऑफ दैट डे, और उसके बाद ह्यूमंस के पास वो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, हम उसके रिजल्ट्स को देख रहे हैं सिर्फ। ये है आईओटी का कंसेप्ट आज के टाइम में। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ह्यूमन का जो इसमें मैंने लास्ट में जो लिखा हुआ है, अलाउइंग ह्यूमन to focus on the decisions and actions rather than filtering and combining the information from the different sources। अब हमारा काम ये नहीं रह गया कि कौन सी डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है, किसको कैसे, कौन सा डाटा हमने लेना है, कौन सा छोड़ना है। अब ये बात नहीं रहेगी। ये हमने कंप्यूटर्स को इतना इंटेलिजेंट बना दिया, हमारे सिस्टम को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डाटा काम का है और कौन सा डाटा काम का नहीं है। ठीक है, वो अपने आप फिल्टर आउट होगा डाटा, उसको कंबाइन भी इकट्ठा होगा, उसके बाद वो फिर डिसीजंस आएंगे, उसके बाद एक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट करना है हमें। जैसे वहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई कि हैवी रेन की संभावना है, हैवी रेन की संभावना है, तो फिर क्या है,
हमें उसके ऊपर अलर्ट लेने हैं, जो एक्शन चाहिए वो करने हैं, तो उनके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। अब देखिए हम कैसे आज के दिन मीन्स एट प्रेजेंट हमारी लाइफ कैसी है। एक छोटा एग्जांपल लिया है इसमें कनेक्टेड होम्स का। कनेक्टेड होम का एक जब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी लाइफ आज के टाइम में वो लाइफ नहीं है जो आज से 30 इयर्स पहले होती थी। 30 इयर्स पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। उस टाइम लाइफ हेक्टिक होती थी, बड़ी डिफ़िकल्ट थी। आज के टाइम में आपके पास एसी है, आपके पास कूलर्स हैं, आपके पास इन्वर्टर्स हैं, सब चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, साथ में ऑटोमेशन भी आ गई है। जो ऑटोमेशन का जो कंसेप्ट आया है उसने आपकी लाइफ को और भी इजी कर दिया। अब आप चाहते हो आप अपने ऑफिस से चले, घर पर कोई नहीं है, आप चाहते हो कि घर पहुंचते ही आपको अपना रूम बिल्कुल चिल्ड मिले, ठीक है, मीन्स आपका रूम ठंडा मिले आपको, तो आप हाफ एन आवर पहले या 15 मिनट पहले आप अपने एसी को ऑन कर दो। किसकी हेल्प से? आईओटी की हेल्प से होगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हमारा लिविंग स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उस टेक्नोलॉजी को फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। तो इसमें ये देखिए कि हमारे जो डे टू डे लाइफ वर्ल्डली वर्क्स हैं, टास्क हैं हमारे, जो हम इस दुनिया में रहने आए, इस संसार में रहने आए, एक हेवन होता है कि ये संसार है जहाँ हम रह रहे हैं। तो जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें कौन कौन से काम करने पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली उन जो भी काम हम कर रहे हैं कुछ तो हमें बड़े खुशी देते हैं, हाँ ये बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में, और कुछ में हमें बड़े तकलीफ होती है, अरे यार क्या इसमें इतना मत्था मारना पड़ रहा है, कुछ इस टाइप के काम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है उसके अंदर कि उसके अंदर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है बहुत बोरिंग हो, बड़ा, और हो सकता है हम उनके अंदर मिस्टेक कर दें, लेकिन कंप्यूटर उनको बहुत इजीली कर लेगा, या सेंसर्स उनको बड़ा इजीली सेंस करके आगे भेज देंगे और उसको प्रोसेस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एडिशन करनी है, बहुत लंबी लंबी एडिशन करनी है, चाहे कोई कितना ही परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, वो उस एडिशन को करने में मिस्टेक भी कर सकता है और टाइम भी ज़्यादा लगाएगा एज कंपेयर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपने एक बार एडिशन बता दी तो चाहे आप उसको 100 टर्म्स की एडिशन दे दो या 1000 टर्म्स की एडिशन दे दो या 10,000 टर्म्स की एडिशन दे दो, उसके लिए वो काम बोरिंग नहीं है। लेकिन जब आप वो रिपीटेडली वो काम एक आदमी से करवाते हो तो उसके लिए वो बोरिंग, ऑब्वियसली बोरिंग है। और लेंथी जब कैलकुलेशंस की बात आती है तो ह्यूमन के लिए वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हालांकि उसका लॉजिकल कंसेप्ट तो बहुत छोटा है, एडिशन का लॉजिकल कंसेप्ट बहुत छोटा है। तो जहाँ लॉजिकल कंसेप्ट छोटा होगा वहाँ आपको ऑटोमेटिक सिस्टम डिजाइन करना बहुत ईजी होगा। अब दूसरी बात आती है, देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। यदि मान लिया आपने ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल आपकी मदर जाती हैं मार्केट से सब्जी लेने, वो सब्जी टमाटर छांटना शुरू कर देते हैं, रेडी के ऊपर जाके टमाटर छांटना शुरू कर दिया। वो बड़ा इजीली फटाफट देख देख के टमाटर को देख के हाँ ये ठीक है ये नहीं है, ये ठीक है ये नहीं है, फटाफट जो अच्छे टमाटर हैं उनको निकाल के अपने उसमें डाल देते हैं, बैग में डाल देते हैं। तो क्या है वहाँ, क्या सेंसेस काम कर रही हैं कि उनके प्रेशर सेंसेस काम करती हैं, और प्रेशर सेंसर से ये पता लगाते हैं, प्रेशर सेंसर ये पता लगाते हैं कि ये जो टमाटो है इसकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा पका हुआ तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कच्चा तो नहीं है। तो ये काम यदि आप कंप्यूटर से करवाओगे तो कंप्यूटर के लिए काम करना ज़्यादा टीडियस होगा एज कम्पेयर टू सिंपल एडिशन करवाने के। समझ गए? जब आप फ्रूट्स को छांटते हैं, जब आप लेमन्स को छांटते हैं, ऑरेंजेस को छांटते हैं डिफरेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो काम कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है और एक छोटा बच्चा बड़ा इजीली कर लेगा। एक छोटे बच्चे को दे दो कि जो सॉफ्ट ऑरेंज है उसको अलग करना है, जो हार्ड ऑरेंज है उसको अलग करना है, वो इजीली कर लेगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर के लिए सिस्टम डिजाइन करोगे तो वहाँ आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि कौन सा काम कंप्यूटर अच्छे से कर सकता है, जहाँ जो लॉजिकली सिंपल हो उस काम को कंप्यूटर बड़ा इजीली कर लेगा। जितना सिंपल टास्क होगा आपके लिए ऑटोमेशन उतना ही इजी होगा। जैसे वैक्यूम ऑफ फ्लोरिंग, टर्निंग ऑफ या ऑन लाइट्स को ऑन ऑफ करना, या लॉकिंग ऑफ डोर्स,
या सेटिंग अप द प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर को सेंस करना है, सेट करना है। जैसे आपने सिंपल एसी में ही देखा होगा, बड़ा सिंपल काम है। एसी के अंदर क्या है कि एक फीडबैक सेंसर लगा होता है जो ये बताता है कि आपको रूम में टेम्परेचर कितना है, और एक आप रेफरेंस टेम्परेचर सेट करते हैं जिससे ये पता लगता है कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। जस्ट वो उसका एरर कैलकुलेट करता है। उसका एरर कैलकुलेट करने पर जब तक वो एरर रहेगी तब तक एसी आपका ऑन रहेगा। जब वो एरर ज़ीरो हो जाएगी तब आपका एसी का कंप्रेशर ऑफ हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी कंसेप्ट है। तो इन इजी कंसेप्ट के लिए आपको बड़ा इजी होता है कि ऑटोमेटिक कंसेप्ट ऑटोमेशन करना इसका बहुत इजी होता है आपके लिए। अब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? जब आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी लोगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? जब आप इजी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना शुरू कर दो। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको जब आप एडिशन करना सिखाते हो, जब वो एडिशन करना सीखता है तो तब आप वो देते हो 3+2 कितना होता है, 2+5 कितना होता है, तब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देते हो। वो जब वो कर पाता है तो वहाँ से उसको मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही जब आप बेसिक ऑटोमेशन की प्रॉब्लम्स को लेके चलोगे और उनको जब आप ऑटोमाइज कर पाओगे, उनको जब आप IoT सिस्टम के ऊपर डाल पाओगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और उसके बाद आप कम्प्लेक्स ऑटोमेशन की तरफ भी जा सकते हैं यदि आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। अब हम IoT प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं। IoT प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, फॉलोइंग जो सेशंस होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। IoT प्रोटोकॉल वर्ड का मीनिंग आप लोग जानते होंगे कि प्रोटोकॉल्स का मीनिंग है सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो IoT प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ ब्लूटूथ मैश स्टैक। इस मैश नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होता है, और इसका पर्टिकुलर वर्क क्या है? सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है, रूटिंग और मैश ऑन ब्लूटूथ नेटवर्क्स। मैश नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है ब्लूटूथ नेटवर्क्स के ऊपर। इसके बाद आता है ब्लूटूथ PHY मीन्स फिजिकल लेयर। ये एक फिजिकल लेयर है जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ स्टैक एंड प्रोफाइल्स को। उसके बाद है डॉट। ये डॉट है ZCL मीन्स जिग्बी क्लस्टर लाइब्रेरी। ZCL एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो रन करने के लिए IP नेटवर्क्स के ऊपर रन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है एथरनेट AKA802.3। ये फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड है और जो डिवाइसेस को डाटा एक्सचेंज करने के लिए वायर्ड इथरनेट कनेक्शंस के ऊपर डाटा एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्वियसली जो फिजिकल लेयर जनरली हम बात करते हैं, फिजिकल लेयर जनरली ये बताता है कि व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा। जनरली हम उसी की बात करते हैं। तो यहाँ तो इथरनेट लिखा हुआ है, इट मीन्स वायर्ड इथरनेट कनेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये फिजिकल लेयर का स्टैंडर्ड है। उसके बाद है गैप GAP मीन्स ब्लूटूथ जेनेरिक एक्सेस प्रोफाइल। ये डिस्क्राइब करता है दो ब्लूटूथ डिवाइसेस को और एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद है GATT ये है ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन प्रोफाइल है। GATT की फुल फॉर्म है जेनेरिक एट्रीब्यूट प्रोफाइल। ये स्पेसिफाई करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो, ये उसको स्पेसिफाई करता है। उसके बाद है मोस्ट कॉमनली यूज्ड HTTP, आप सब लोग जानते होंगे। दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। तो ये HTTP क्या है? एप्लीकेशन लेयर लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, और ये इजीली URL के ऊपर बड़ा URLs के लिए इजीली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, उसके लिए बड़ा फ्रेंडली है। नेक्स्ट है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं आप ये टर्म भी। रूटिंग लेयर फॉर WWW वर्ल्ड वाइड वेब के लिए रूटिंग लेयर के लिए ये यूज़ होता है।
और होम कंप्यूटर्स जो आपके घरों में कंप्यूटर यूज़ होते हैं उसके लिए आप आईपी यूज़ करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है थ्रेड 1। थ्रेड 1.1 प्रोटोकॉल में क्या है, ये मैश नेटवर्किंग स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करता है और स्पेसिफाई करता है सिक्योरिटी को, रूटिंग को और उसके प्रोविजनिंग के लिए। तो बेसिकली ये मैपिंग प्रोटोकॉल का मेथड है, उसके लिए यूज़ होता है। और लो पावर डिवाइसेस आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर लो पावर डिवाइसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है इसी की थ्रेड 2.0। इस प्रोटोकॉल के अंदर कॉमर्शियल एप्लीकेशंस को कुछ ऐड किया गया है और कुछ न्यू फीचर भी इसमें ऐड किए गए हैं। वाईफाई AKA 802.11, ये जो इसका नेम दिया गया है वो IEEE जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसका नाम दिया है। ये फिजिकल लेयर का स्टैंडर्ड है जो वायरलेस पर किस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा उसके बारे में ये आपको बताता है। नेक्स्ट है ZCL, ये है जिगबी क्लस्टर लाइब्रेरी। ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स का सेट है एक, जो ये बताता है, ये फैसिलिटेट करता है कि जो भी डिवाइसेस हैं जैसे लाइट, सेंसर या स्विचेस एटसेट्रा जो भी हमारे सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करें, उनको कम्युनिकेट करवाने में हेल्पफुल होता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है जिगबी प्रो। जिगबी जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, जिग जैग बम्बल बी, इससे जिगबी का नेम आया। क्यों? क्योंकि जो मैश नेटवर्क बनता है उसका जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वो इस तरीके से होता है जैसे बी मीन्स एक मधुमक्खी जिस तरीके से अपना पाथ बनाती है उस तरीके से इसका पाथ होता है, उसका मैश होता है। तो मैश नेटवर्किंग स्पेसिफिकेशंस है ये जो सिक्योरिटी, रूटिंग और प्रोविजनिंग के लिए यूज़ होती हैं। जिगबी 3 है, ये जिगबी प्रो का जो अपडेट है वो है ये जिगबी 3। नेक्स्ट है 802.15.4, इसका नेम भी IEEE ने दिया हुआ है। और अब यहाँ मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब हम IoT की बात करते हैं तो सेंसर्स वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं और सेंसर्स कई बार इतनी रिमोट प्लेस में प्लेस्ड होते हैं कि उनको एक प्रॉपर पावर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब इनकी पावर की बात करेंगे। तो फिलहाल मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जनरली हमारे पास सेंसर्स के अंदर पावर कांस्टेंट होता है कि उनको पावर किस तरीके से मिले, पावर की प्रॉब्लम को हमें रेक्टिफाई करना होता है, या हम ये चाहते हैं कि मिनिमम बैटरी के साथ वो ज़्यादा लंबा टाइम निकाले। तो ये 802.15.4 जो ये है, ये फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, जहाँ पर आपके रिसोर्स कॉन्स्टेंट डिवाइसेस है जिनके पर रिसोर्स कम है, और स्पेशली जब आप बैटरी पावर की बात करते हो तो लॉन्ग बैटरी लाइफ के लिए यूज़ होता है। ये इस तरीके का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जिससे आपका लॉन्ग बैटरी बैकअप आपको मिले इन द केस ऑफ लाइक योर सेंसर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल स्टैक्स की। बीच में मैंने कई बार प्रोटोकॉल स्टैक्स वर्ड यूज़ किया है, तो वो प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है। जब भी हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि वो प्रोटोकॉल्स किस तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, किस तरीके से एफिशिएंटली वो वर्क कर सकते हैं, एफिशिएंटली अपनी आउटपुट दे सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उन प्रोटोकॉल्स की आपस में कंपैटिबिलिटी, किस प्रोटोकॉल की कंपैटिबिलिटी किसके साथ है। तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल स्टैक्स बनाते हैं। फिर हम प्रोटोकॉल स्टैक्स के अंदर हम ये कंपैरिजन करते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मैं फिजिकल लेयर के लिए प्रोटोकॉल कौन सा लूँगा, एप्लीकेशन लेयर के लिए कौन सा लूँगा, रूटिंग के लिए कौन सा लूँगा। इस टाइप में आप एक स्टैक बनाते हैं। उस स्टैक को आप चेक करते हैं कि उसका एफिशिएंसी क्या है। ये कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हो जैसे हम पजल्स करते हैं, बच्चे पजल्स बनाते हैं कि कौन सा
एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं, फिर दूसरा तीसरे के ऊपर रख के देखते हैं, इस तरीके से ब्लॉक्स रख के देखते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर उसके बाद वो चेक करते हैं कि हाँ कौन सा बेस्ट कौन सा बना। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल स्टैक की जब हम बात करते हैं वहाँ भी हम प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम रख के देखते हैं एक सेट के अंदर, और वहाँ चेक करते हैं कि उसके कंपेटिबिलिटी क्या है उनकी। जब भी प्रोटोकॉल स्टैक को कंपेयर किया जाता है उसको एज ए होल कंपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैक का कोई पार्ट उठा लिया, एक स्टैक का कोई पार्ट उठा लिया। ठीक है, हो सकता है कि फिजिकल लेयर के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कहीं एक जगह पे अच्छा काम, एक स्टैक में अच्छा काम कर रहे हो, दूसरे में हो सकता है कि आपने एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ किया हो फिजिकल लेयर के लिए जो कम एफिशिएंट है, बट लेकिन हम ये देखेंगे कि थ्रू आउट उस प्रोटोकॉल के अंदर वो उसका आउटपुट क्या है। थ्रू आउट उस प्रोटोकॉल स्टैक की जब हम आउटपुट की बात करते हैं, उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, बेटर टू से उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, वहाँ वो उसका बिहेवियर कैसा है। तो यदि मुझे प्रोटोकॉल्स की बात करनी है, तो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स, हो सकता है एक प्रोटोकॉल किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बेटर है, हो सकता है वो दूसरे एप्लीकेशन के लिए बेटर ना हो, दूसरे पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इतने एफिशिएंटली काम ना करें। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो प्रोटोकॉल स्टैक्स होते हैं उसमें 3 लेयर मॉडल की बात करते हैं। उस 3 लेयर मॉडल के अंदर जो सबसे पहली लेयर है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि OSI मॉडल में ही पढ़ चुके हैं, और TCP/IP के अंदर भी आप पढ़ते हैं ये चीज़ें। तो सबसे पहले इसके अंदर फिजिकल लेयर के अंदर क्या है कि ये फिजिकली क्या मोड यूज होगा डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ये इसमें डिस्क्राइब होता है कि उसमें क्या है, वो मीडियम फिजिकल मीडियम भी हो सकता है या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। इट मीन्स फिजिकल लेयर जनरली ये डिस्क्राइब करती है कि आपका मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा क्या होगा। ठीक है, और मैसेज को एनकोड करने के लिए क्या स्कीम यूज होगी, बिकॉज जब फिजिकल लेयर की बात करते हैं दोनों एंड के ऊपर होते हैं, एक ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर होगा, स्टार्ट होगा जहाँ से, और जहाँ खत्म होगा वहाँ रिसीविंग एंड के ऊपर खत्म होगी वो चीज़। तो सेंसर ने कोई डाटा सेंस किया, तो उस सेंसर में जो डाटा सेंस हुआ तो उसको बिट्स में कैसे कन्वर्ट करता है, बिट्स में कैसे ट्रांसलेट करना है, वो काम भी आप फिजिकल लेयर करेगी। बिकॉज जो डाटा सेंसर ने किया है उसको उसी फॉर्म में यदि हम आगे ट्रांसमिट करना चाहते हैं, दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द मशीन। वो मशीन उसको नहीं समझ पाएगी, तो उसको क्या है बिट्स में कन्वर्ट करके तब हम आगे सेंड करते हैं। सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है रूटिंग लेयर। रूटिंग लेयर का काम अब क्या है, फिजिकल लेयर तो मैंने बता दिया कि उनके बीच में कनेक्शन बनाना, वो वायर्ड है या अनवायर्ड है या वायरलेस जिसको हम बोल सकते हैं वो है। अब रूटिंग की जब हम बात करते हैं तो वो जनरली डिवाइसेस को फाइंड करता है, वो एड्रेस ढूंढता है कि किसके पास भेजना है। उसको ये मतलब नहीं है कि इस फॉर एग्जांपल एक पोस्टमैन है, एक पोस्टमैन को जाना है। अब मैं उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ तीनों चीज़ों की, इन सब की। पोस्टमैन साइकिल लेके जा रहा है तो इसका मतलब फिजिकल लेयर यहाँ क्या हुआ, साइकिल हुई। साइकिल लेके वो लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो यहाँ फिजिकल लेयर क्या होगी, साइकिल। और पोस्टमैन जिस एड्रेस पे लेटर डिलीवर करेगा वो सर्च करता है, वो सर्च जब करेगा तो हम उसको बोलेंगे रूटिंग लेयर। उस लेटर में क्या है पोस्टमैन को नहीं पता कि क्या है इसके अंदर, तो पोस्टमैन क्या कर रहा है कि वो जस्ट क्या करेगा, जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पर वो लेटर पहुंचा देगा, उसके अंदर क्या लिखा है उसको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ जब मैंने पोस्टमैन का एग्जांपल लिया, फिजिकल लेयर को किससे कंपेयर किया, उसकी साइकिल से, जिस मीडिया से वो जा रहा है, जिस मीडियम से वो जा रहा है। और मैंने रूटिंग लेयर को किससे कंपेयर किया, मैंने पोस्टमैन से किया कंपेयर, क्योंकि पोस्टमैन आपका सर्च करेगा कि किसको मैसेज भेजना है। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर आती है। एप्लीकेशन लेयर को मैं कंपैरिजन करूंगा कि उस लेटर के अंदर कंटेंट क्या है। ठीक है, जो कंटेंट होगा वो अब कौन रीड करेगा, वो जिस को वो लेटर मिला है
वो रीड करेगा उसको इसमें कंटेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा, जो भी एक्शन चाहिए। तो रूटिंग लेयर का काम क्या है? रूटिंग लेयर को इससे कोई मतलब नहीं है कि जो मैसेज भेजा जा रहा है उसके अंदर क्या है। जस्ट ये क्या करता है, दो डिवाइसेस को फाइंड आउट करता है कि जिसने मैसेज भेजा है और जिस तक पहुंचना है उन दोनों को आइडेंटिफाई करता है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो डिलीवरी का काम है वो करता है। अब एप्लीकेशन लेयर की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर जाकर फिर वो मैसेज के ऊपर बात आती है कि मैसेज क्या है। मैसेज तो मिल गया, रूटिंग लेयर ने मैसेज तो पहुंचा दिया। अब उसके बाद बात आती है कि उसको उसके अंदर मैसेज में लिखा क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, टर्न द लाइट ऑन, ये लिखा है मैसेज, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ऑन करनी है। डिम द लाइट टू 50%, ये मैसेज लिखा है तो वो काम करना है। वट एवर द मैसेज इज रिटन, वो काम एप्लीकेशन लेयर का है कि वो उसको एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, ये तीनों लेयर का काम यहां हो गया। अब जो प्रोटोकॉल स्टैक्स हमने पढ़े थे उनका देखिए, यहां हमने एक कंपेरेटिव ग्राफ बना रखा है। ये तीनों लेयर दिखा रखी हैं कि जिगबी स्टैक के अंदर, आईपी स्टैक के अंदर और थ्रेड स्टैक। और ये देखिए यहाँ जिगबी स्टैक है, ये आईपी स्टैक है, ये थ्रेड स्टैक है और ये ब्लूटूथ स्टैक है। अब यहाँ देखिए आप, मैंने जिगबी स्टैक के लिए एप्लीकेशन लेयर में क्या लिया है, ZCL। यहाँ क्या लिया है, जिगबी प्रो लिया है या जिगबी 3 आईपी लिया है। और यहाँ क्या लिया है, फिजिकल लेयर में क्या लिया है, 802.15.4। तो मीन्स जिगबी स्टैक की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर तीनों लेयर के ऊपर ये चीज़ें रहेंगी। जब आईपी स्टैक की बात करेंगे तो उसके अंदर HTTP यहाँ रहेगा एप्लीकेशन लेयर में, रूटिंग लेयर में IP रहेगा और फिजिकल लेयर में 802.11 वाईफाई रहेगा या इथरनेट रहेगा, इन दोनों में से कोई रहेगा। अब आप ये कहो कि सर ये यहाँ ये ज़्यादा बेटर है लेकिन ये यहाँ क्यों नहीं आया, वो वही बात मैंने पहले बताई थी कि जब हम कंपेयर करते हैं तो एज ए होल स्टैक को एज ए होल कंपेयर करते हैं कि ये एज ए होल कैसे काम कर रहा है और ये एज ए होल कैसे काम कर रहा है। तो हम एज ए होल कंपेरिजन करते हैं, हम उसके पार्ट्स को कंपेयर नहीं करते कभी भी। तो उसके बाद है थ्रेड स्टैक। थ्रेड स्टैक के अंदर ये डॉट डॉट एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आ गया, रूटिंग लेयर के ऊपर थ्रेड 1.1 या थ्रेड 2, ये एडवांस वर्जन है इसका, इनमें से कोई आ गया। और फिजिकल लेयर के ऊपर 802.1.5.4 ये आ गया। उसके बाद ब्लूटूथ स्टैक की बात करते हैं, गैप या गेट, इन दोनों में से कोई आ गया। उसके बाद रूटिंग लेयर के ऊपर गैप या ब्लूटूथ मैश स्टैक इसमें आ गए, और फिजिकल लेयर के अंदर ब्लूटूथ PHY ये आ गया। तो ये यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल स्टैक्स के एग्जांपल मैंने दिए हैं और उनकी लेयर्स के बारे में बताया कि कौन कौन सी लेयर उनके अंदर होती हैं।